यूनिट सेकंड फिलोसफी एंड एजुकेशनल इम्प्लीकेशन। यूनिट 2.1 आइडियलिज्म फिलोसफी। शिक्षा के क्षेत्र में जिन दार्शनिक विचारधाराओं का प्रभाव पड़ा है उनमें से आदर्शवाद एक महत्वपूर्ण विचारधारा है। आदर्शवाद को सबसे प्राचीन दार्शनिक विचारधारा माना जाता है क्योंकि इस विचारधारा की खोज सबसे प्राचीन दार्शनिक प्लेटो के द्वारा की गई है। इसमें बताया गया है कि जो आइडियलिज्म है उसकी खोज करने वाले प्लेटो हैं और वो सबसे पहले दार्शनिक थे जिन्होंने इस विषय पर अपने मत को रखा था। अब दिया गया है मीनिंग ऑफ आइडियलिज्म। आइडियलिज्म शब्द की उत्पत्ति अंतिम वास्तविकता विचारों एवं विचारवाद से है। आइडियलिज्म शब्द में एल फोनेम्स अल्फ़ाबेट को केवल प्रोनाउंसिएशन की दृष्टि से जोड़ा है अर्थात वास्तविक शब्द आइडियलिज्म है। आदर्शवाद वह दर्शन या विचारधारा है जो मन की प्रकृति को वास्तविक मानता है अर्थात जिस प्रकार भौतिक पदार्थों को संसार का मूल आधार मानता है उसी प्रकार आदर्शवाद मन को संसार का आधार मानता है। आदर्शवाद का कहना है कि जिस प्रकार प्रकृति की सारी चीज़ें मूलभूत हैं उसी प्रकार मनुष्य का मन भी है जो वो भी एक संसार का आधार है। डेफिनेशन ऑफ आइडियलिज्म अकॉर्डिंग टू रॉस। आदर्शवाद दर्शन के कई निम्न रूप है किंतु सभी के पीछे यही प्रमुख किस्सा है कि मन या आत्मा जगत की सार वस्तु है और सच्ची वास्तविकता मानसिक होती है। नेक्स्ट दिया गया फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ आइडियलिज्म। आदर्शवाद के निम्नलिखित सिद्धांत हैं। संपूर्ण जगत का भौतिक एवं आध्यात्मिक जीवन में विभाजन। आदर्शवाद संपूर्ण जगत को दो भागों में बांटता है, भौतिक एक आध्यात्मिक जगत तथा इसमें वह आध्यात्मिक जगत को अधिक महत्व देता है क्योंकि प्राचीन काल से ऐसी मान्यता थी कि ईश्वर ही सर्वश्रेष्ठ है अर्थात आध्यात्मिक जगत भौतिक जगत की अपेक्षा अधिक वास्तविक है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है प्रकृति की अपेक्षा मनुष्य को अधिक महत्व। आदर्शवाद ने प्रकृति की अपेक्षा मनुष्य को अधिक महत्व दिया है क्योंकि मनुष्य ही ऐसा बुद्धिमान प्राणी है जो आध्यात्मिक जगत का ज्ञान प्राप्त कर सकता है तथा अपने ज्ञान आधार पर देवता को प्राप्त कर सकता है तथा ईश्वर के समान बन सकता है। इसके साथ साथ भौतिक धार्मिक एवं बौद्धिक आदि क्रियाओं द्वारा साहित्य धर्म एवं शास्त्र का निर्माण कर सकता है जबकि प्रकृति के द्वारा यह सारे कार्य असंभव है। इसलिए आदर्शवाद मनुष्य को अधिक महत्व देता है। नेक्स्ट दिया गया है वस्तु की अपेक्षा विचारों को अधिक महत्व। आदर्शवाद विचारधारा को मानने वाले लोग विचारों को अधिक महत्व देते हैं वस्तुओं की अपेक्षा क्योंकि उनका मानना है कि विचारों की वास्तविकता होती है। जैसे जब कोई व्यक्ति यह कहता है कि यह कुर्सी है तो उसके पीछे कुर्सी का विचार निश्चित होता है क्योंकि यदि किसी व्यक्ति ने कुर्सी न देखी हो तो उसे देखकर वह यह नहीं कह सकता यह कुर्सी है। मतलब अगर किसी ने कोई चीज़ देखी नहीं है तो वो उसके बारे में बता नहीं सकता। 4 नंबर है व्यक्तित्व विकास पर अत्यधिक बल देना। आदर्शवाद दार्शनिक व्यक्तित्व के विकास पर अधिक जोर देते हैं। प्लेटो के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति के पास एक आदर्शवादी व्यक्तित्व होता है जिसे प्राप्त करने के लिए वह व्यक्ति लगातार प्रयत्न करता रहता है। शिक्षा ही वह माध्यम है जिसके द्वारा वह अपने आदर्शवादी व्यक्तित्व को प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट दिया गया है विभिन्नता में एकता। आदर्शवादियों का मानना है कि संसार में
धार्मिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से व वैचारिक रूप से विभिन्नताएं पाई जाती हैं और इन सभी विभिन्नताओं में एकता निहित होती है। इस प्रकार संसार में समस्त अंगों का संचालन सर्वशक्तिमान ईश्वर ही करता है। आदर्शवादियों के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य बच्चों को इन्हीं एकता का ज्ञान कराना होता है। नेक्स्ट दिया गया है रिलेशन बिटवीन एजुकेशन एंड आइडियलिज्म। आदर्शवाद का शिक्षा के साथ संबंध। आदर्शवाद का शिक्षा पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ते हैं, वो हम जानेंगे अब। फर्स्ट दिया गया है आध्यात्मिक विकास। आदर्शवाद व्यक्ति को महत्व देते हुए यह मानता है कि प्रत्येक व्यक्ति में आध्यात्मिक गुणों का विकास होना चाहिए, क्योंकि आध्यात्मिक गुणों के विकास के द्वारा व्यक्ति में अच्छे चरित्र का विकास होता है। इस प्रकार आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य मनुष्य में आध्यात्मिक गुणों का विकास करना होता है। आध्यात्मिक गुण होते हैं मतलब जैसे कि पूजा पाठ वगैरह करते हैं तो उनके विचार अच्छे रहते हैं। एक सिंपल सादगी वाला, जो कि शुद्ध भोजन करते हैं, शुद्ध विचार रखते हैं, शुद्ध कपड़े पहनते हैं, श्वेत वस्त्र जैसे। सेकंड पॉइंट दिया गया है आत्म अनुभूति का विकास करना। आदर्शवाद के अनुसार दूसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य व्यक्ति को आत्म अनुभूति करवाना है, क्योंकि व्यक्ति को जब तक आत्म अनुभूति की प्राप्ति नहीं होती है तब तक व्यक्ति पूर्णता को प्राप्त नहीं कर पाता है। इसलिए आदर्शवाद मानता है कि आत्म अनुभूति का विकास एक व्यक्ति में नहीं बल्कि संपूर्ण मानव जाति में होना चाहिए, ताकि व्यक्तियों को आत्म अनुभूति कराई जा सके। थर्ड दिया गया संस्कृति एवं परंपराओं का विकास करना। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो विभिन्न प्रकार की परंपराओं व रीति रिवाजों का निर्माण करता है तथा उनके विकास के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों को संचालित करता है। अतः शिक्षा का मुख्य उद्देश्य हमें अपने पूर्वजों से प्राप्त सांस्कृतिक परंपराओं का विकास एवं रक्षा करनी चाहिए। 4 पॉइंट दिया गया है पवित्र जीवन की प्राप्ति। यरबल के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य ऐसा होना चाहिए कि सभी व्यक्तियों का मार्गदर्शन कर सके, ताकि वह अपने आप को ईश्वर के समान समझे या उनके योग्य बनाने की कोशिश करे। आदर्शवाद का पाठ्यक्रम के साथ संबंध। अब यहाँ पर दिया गया है कि जो आदर्शवाद है किस तरह के से शिक्षा के साथ, एक जो हम स्कूल में जो शिक्षा ग्रहण करते हैं उसके साथ कोरिलेट करता है। पाठ्यक्रम मनुष्य के आदर्शों एवं विचारों पर आधारित होना चाहिए। आदर्शवाद का मानना है कि किसी भी पाठ्यक्रम विकास समाज में रहने वाले व्यक्तियों के विचारों एवं आदर्शों के ऊपर आधारित होना चाहिए। समाज में विभिन्न प्रकार की मान्यताएं, सांस्कृतिक विचारधारा पाई जाती है, इसलिए पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय उसी समाज की विचारधाराओं, संस्कृति और मान्यताओं को पाठ्यक्रम में स्थान देना चाहिए, न कि दूसरे समाज के अर्थात पाठ्यक्रम में मानवीय और वैज्ञानिक दोनों प्रकार के विषयों को स्थान देना चाहिए। जो बताया गया है इसमें कि जो पाठ्यक्रम है उसमें अच्छे से सेकंड पॉइंट दिया गया है आध्यात्मिक मूल्यों को अधिक महत्व देना। किसी भी समाज में आध्यात्मिक मूल्यों का विकास तभी हो सकता है जब आध्यात्मिक को पाठ्यक्रम में स्थान दिया जाए, और आदर्शवादियों का मानना है कि कोई भी पाठ्यक्रम आध्यात्मिक विषय से परिपूर्ण होना चाहिए। थर्ड पॉइंट दिया गया पाठ्यक्रम प्लूटो के अनुसार शैक्षिक विचार। इसमें प्लूटो के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य ईश्वर को प्राप्त करना है, जो मनुष्य के शैक्षिक, बौद्धिक, भौतिक क्रियाओं से संबंधित होता है।
इस प्रकार प्लूटो का मानना है कि पाठ्यक्रम में निम्नलिखित विषयों को स्थान देना चाहिए। पाठ्यक्रम में विषयों का स्थान: मॉडल्स, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी। सेकंड दिया गया है आर्ट और पोइट्रीज। थर्ड दिया गया है मॉरल, रिलाइजेशंस और एथिक्स। इन सब के आधार पर जो पाठ्यक्रम है उसके अंदर जो विषयों का जो सब्जेक्ट्स हैं उनको सिलेक्ट करना चाहिए। टीचिंग मेथड, शिक्षण विधि। आदर्शवाद किसी भी एक शैक्षणिक विधि को नहीं अपनाते हैं। उनका मानना है कि पुराने शिक्षण विधियों का उपयोग करने से स्टूडेंट का विल पावर कम हो जाता है, इसलिए वह कुछ नई शिक्षण विधियों जैसे डिस्कशन मेथड को अच्छा मानते हैं। इसके साथ साथ लर्निंग बाय डूइंग मेथड तथा लेक्चर मेथड को भी आदर्शवादी अच्छा समझते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि इन विधियों के द्वारा बच्चों की क्रिएटिविटी क्षमता का विकास होता है। जो आइडियलिज्म है, आदर्शवाद है, वो नई विचारधाराओं का आदर्शवाद है। वो मानता है कि बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी स्किल को डेवलप करने के लिए जो डिस्कशन मेथड है कि बच्चे एक दूसरे के साथ बात करेंगे तो अच्छा सीखेंगे। लर्निंग बाय डूइंग है, मतलब बच्चे अगर खुद से करेंगे तो सीखेंगे। इस प्रकार के जो मेथड्स हैं, शिक्षण विधियाँ हैं, उनको अच्छा मानता है और उन्हीं को नेक्स्ट दिया गया है रिलेशन बिटवीन आइडियलिज्म एंड टीचर। आदर्शवाद व अध्यापक के बीच संबंध। आदर्शवाद के अनुसार अध्यापक की भूमिका। आदर्शवादियों ने शिक्षा में अध्यापक की भूमिका को महत्वपूर्ण माना है। उनका मानना है कि स्टूडेंट की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए एक टीचर की निम्नलिखित आवश्यकताएं होती हैं। फर्स्ट दिया गया नीड ऑफ टीचर फॉर मेंटल परफेक्शन। शिक्षक की आवश्यकता मानसिक पूर्ति के लिए। आदर्शवादियों के अनुसार टीचर एवं स्टूडेंट्स दोनों ही शिक्षा के महत्वपूर्ण अंग हैं। एक अध्यापक या टीचर स्टूडेंट की मानसिक पूर्णता प्रदान करने के लिए एक अच्छे वातावरण का निर्माण करता है और अपने स्टूडेंट्स का उचित मार्गदर्शन भी करता है। तभी वह समाज के रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति जैसा सोच सके, अर्थात उसकी थिंकिंग में परिपक्वता हो। सेकेंड ऑप्शन दिया गया है नीड ऑफ टीचर एज ए गार्डनर। शिक्षक की आवश्यकता एक माली के रूप में। आइडियलिज्म एजुकेशन में एक शिक्षक की भूमिका को स्टूडेंट की ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए अत्यंत आवश्यक मानते हैं। अर्थात आदर्शवाद शिक्षक को एक माली के रूप में देखता है। जिस तरह माली बगीचे के प्रत्येक पौधे के उचित विकास के लिए कार्य करता है, उसी तरह एक शिक्षक भी अपने छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए कार्य करता है। ये एक टीचर की जो भूमिका दी गई है जो बच्चे के लिए होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट दिया गया है नीड ऑफ टीचर फॉर वेरिएशन ऑफ ट्रूथ। थर्ड पॉइंट दिया गया है सत्य की जांच के लिए शिक्षक की आवश्यकता। छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए ज्ञान सही है या नहीं है, इसकी प्रामाणिकता को सिद्ध करने के लिए एक शिक्षक की आवश्यकता पड़ती है। इस संबंध में कैनेट महोदय का मानना है कि स्टूडेंट को इस प्रकार के कार्य करने चाहिए कि उनकी इच्छा सर्वश्रेष्ठ नियम बन जाए। 4 पॉइंट दिया गया है नीड ऑफ टीचर फॉर सेल्फ रियलाइजेशन। आत्म अनुभव के लिए शिक्षक की आवश्यकता। आत्म अनुभव के लिए शिक्षक एवं विद्यार्थी दोनों एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। स्टूडेंट को सेल्फ रियलाइजेशन करने के लिए एक शिक्षक की अत्यंत आवश्यकता होती है। शिक्षक के माध्यम से टीचर तथा स्टूडेंट का दोनों अपने आप की मुक्ति मोक्ष का रास्ता बनाते हैं तथा दोनों परस्पर क्रिया द्वारा आत्म साक्षरता की ओर बढ़ते हैं।
आइडियलिज्म एंड डिसिप्लिन, आदर्शवाद और अनुशासन। शिक्षा के विभिन्न अंगों की तरह अनुशासन का स्वरूप एक विधि दोनों ही आदर्शवाद से प्रभावित होते हैं। किसी भी देश या समाज की विचारधारा ही अनुशासन के स्वरूप का निर्धारण करती है। आदर्शवादियों का मानना है कि छात्रों को आदर्शों एवं कर्तव्यों को समझकर स्वयं अनुशासित होना चाहिए। इस प्रकार आदर्शवाद प्रभावात्मक अनुशासन को अधिक महत्व देता है। फॉरबेल मोद्या का कहना है कि बालक के साथ प्रेम एवं सहानुभूति प्रदर्शित कर उस पर नियंत्रण करना ठीक है। आदर्शवादी शिक्षा के लिए विद्यालय की आवश्यकता को निम्नलिखित आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आवश्यक समझते हैं। फर्स्ट दे रखा है, विद्यालय ही एक ऐसा स्थान है जहां स्टूडेंट को संस्कृति एवं आध्यात्मिक गुणों को सिखाया जाता है। सेकंड दिया गया, ईश्वर के स्वरूप को समझने के लिए विद्यालय की आवश्यकता होती है। थर्ड पॉइंट दिया गया है, बच्चों में सामाजिक गुणों का विकास विद्यालय द्वारा ही संभव है। फोर्थ दिया गया है, समाज कल्याण एवं सामाजिक समस्याओं के समाधान के लिए विद्यालय अति आवश्यक है। फिफ्थ दिया गया है, विद्यालय वह स्थान है जहां पर स्टूडेंट को विचारों के लिए उचित अवसर एवं उचित निर्देश प्राप्त होता है। अब आते हैं मेरिट ऑफ आइडियलिज्म, आदर्शवाद के गुण। आदर्शवाद के गुण या विशेषताएं इस प्रकार से हैं। फर्स्ट दिया गया है, आदर्शवाद बच्चों के व्यक्तित्व के विकास पर जोर देता है। बच्चों के अच्छे चरित्र व आध्यात्मिक गुणों का विकास करके उनमें आत्म अनुभूति करने योग्य बनाता है। सेकंड दिया गया है, आदर्शवाद शिक्षा के उद्देश्यों के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए शिक्षा के उद्देश्यों का व्यापक रूप में वर्णन करता है। थर्ड दिया गया, आदर्शवाद के अनुसार स्टूडेंट का सबसे अच्छा मित्र एवं मार्गदर्शक शिक्षक ही होता है, अर्थात आदर्शवाद शिक्षा को अधिक महत्व देता है। फोर्थ दिया गया, आदर्शवाद से हमें जीवन के प्रति एक अच्छा दृष्टिकोण प्राप्त होता है। नेक्स्ट दिया गया, डिमेरिट्स ऑफ आइडियलिज्म, आदर्शवाद के दोष। अब किसी चीज़ के एडवांटेज होते हैं तो डिसएडवांटेज भी होते हैं, तो यहाँ पे इसके क्या दिए गए हैं आइए जानते हैं। फर्स्ट दिया गया है, आदर्शवाद बतलाए गए शिक्षा के उद्देश्य से अमूर्त हैं तथा विद्यार्थियों को अव्यावहारिक लगते हैं, क्योंकि यह उद्देश्य विद्यार्थियों के भौतिक क्षमता के अनुरूप नहीं है। सेकंड दिया गया है, आदर्शवाद आध्यात्मिक मूल्यों को अधिक महत्व देता है, लेकिन वर्तमान समय में व्यक्ति के पास रोटी, कपड़ा और मकान की समस्या है। ऐसी परिस्थितियों में आध्यात्मिक मूल्यों पर विचार करने के लिए समय ही नहीं है कि लोगों को अपनी बेसिक नीड्स हैं वही फुलफ़िल करने के लिए उसमें लगे रहते हैं, तो उसमें जो जब तप है उसके लिए टाइम ही नहीं मिलता, पूजा पाठ के लिए टाइम ही नहीं मिलता। अगर पेट में भूख नहीं होगी तो ही इंसान भक्ति कर सकता है। और यही विचारधारा संत विवेकानंद जी की भी थी। आदर्शवादी शिक्षा में अध्यापक को अधिक महत्व दिया जाता है, लेकिन आज की शिक्षा में चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, बाल केंद्रित शिक्षा को अधिक महत्व दिया जाता है। बाल केंद्रित शिक्षा का मतलब यह है कि सब कुछ बच्चे के अकॉर्डिंग होगा, उसमें जो पाठ्यक्रम है वो भी बच्चे को ही ध्यान में रख के डिजाइन किया जाएगा, जो शिक्षा का जो मेथड है वो भी बच्चे को देखकर ही अप्लाई किया जाएगा। फोर्थ ऑप्शन दे रखा है, आदर्शवाद शिक्षण विधियों के सिलेक्शन में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को महत्व नहीं देता।